नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। सुपर साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन लास्ट के टॉपिक में अपन ने बात की थी, जो अपना सूक्ष्म जीव यूनिट चल रही है उसमें अपन ने वायरस की बात की थी। तो आज अपना टॉपिक आता है कवक यानी फंगी। कवक को अपन सामान्य भाषा में बोल देते हैं फफूंद। क्या बोल देते हैं? फफूंद बोल देते हैं। अब कवक की जब अपन बात करेंगे तो कंटिन्यू, जैसे लास्ट के अपने जो टॉपिक थे जिसमें अपन ने जीवाणुओं और विषाणुओं के बारे में पढ़ा था, तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आए हैं कवकों से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस आए हैं वो दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो औषधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पेनिसिलियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो महत्व जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में तो अपन को ध्यान रखना ही रखना है। इसके अदरवाइज बेसिक जो इसकी बातें हैं कवक की, उनके बारे में भी अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अपन बात कवकों की करते हैं। तो कवकों का जो अध्ययन होता है और अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है वो शाखा होती है माइकोलॉजी। कौन सी शाखा होती है? माइकोलॉजी। कवक है वो थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। कौन से समूह का सदस्य है? थैलोफाइटा समूह का सदस्य है कवक। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कवक के बारे में कि एक साइंटिस्ट थे एंटोनियो माइकेली। एंटोनियो माइकेली साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, जिनको अपन कहते हैं यानी डीपली स्टडी की थी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो अपन इसे माइकेली को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइकोलॉजी। यानी कवक विज्ञान के क्या हैं? पिताजी हैं, पितामह हैं। कौन? माइकेली है। अब अपन बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे गॉस्पर्ड बोहिन। साइंटिस्ट कौन थे? गॉस्पर्ड बोहिन। तो गॉस्पर्ड बोहिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले कवक शब्द का इस्तेमाल किया था। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था? कवक शब्द का इस्तेमाल किया गया था गॉस्पर्ड बोहिन के द्वारा। अब देखिए, क्लासिफिकेशन की जहां तक बात आती है तो क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया की जो देन है, यानी कवकों का क्लासिफिकेशन हुआ था, वो भी किन्होंने किया था? गॉस्पर्ड बोहिन के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए, कवक जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का एक वर्ड है फंग्योर। वर्ड क्या है? फंग्योर वर्ड से कवक शब्द की उत्पत्ति हुई और इसका जो अर्थ है वो है विकसित होना। क्या अर्थ है इसका? विकसित होना। अब देखिए, अपन इंडिया की बात करें तो बटलर एक साइंटिस्ट हैं जो इंडियन जो माइकोलॉजी है उसके पिता कहलाते हैं, बटलर। तो उनके बारे में अपन को ज्यादा, क्योंकि इतने सिलेबस में भी इतनी डीपली बातें नहीं दी हुई हैं, तो वो एक अलग ही बिंदु रहेगा। मेनली अपन जब बात करते हैं तो कवकों की संरचना की बात करते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। कवकों की जो संरचना होती है वो तंतुनुमा होती है। कैसी संरचना होती है? तंतुनुमा संरचना होती है। यानी इस रूप में ऐसे क्या होते हैं, ये परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और तंतुनुमा ही नहीं, इनकी जो शारीरिक संरचना वो थैलस होती है। थैलस सुकाय होती है। सुकाय कैसी होती है? थैलस होती है। थैलस का मतलब क्या हुआ? यानी जड़, तना वह पत्ती में विभेदित नहीं होती है। पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यानी सुकाय क्या होती है? थैलस होती है, क्योंकि ये जड़, तना और पत्ती में मुख्य रूप से क्या नहीं होती है? विभेदित नहीं होती है। अब अपन आगे बात करेंगे और आगे के
इसी के अंतर्गत जो अब जो तंतु मिलते हैं आपस में, ये जो तंतु हैं ये तंतु आपस में मिलेंगे और तंतु आपस में मिलकर के तंतु जाल का निर्माण कर लेंगे। इसका निर्माण कर लेंगे, तंतु जाल का निर्माण कर लेंगे और जिसे अपन क्या कहेंगे फिर कवक जाल। कवक जाल को कहते हैं माइसीलियम। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कवक जाल किस सूक्ष्म जीव की मुख्य विशेषता है, या माइसीलियम क्या है, या किस सूक्ष्म जीव की मुख्य विशेषता है। तो अपन को ध्यान में रखना है कवक जाल या माइसीलियम है वो कवक जगत की क्या है, मुख्य विशेषता है। यानी जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनके बारे में अपन को कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ एक रिलेशन बनता है, किन किन के बीच में रिलेशन बनता है, जो मैं यहाँ आपको संरचना बता रहा हूं कि जो तंतु जाल है, यहाँ आपने एक रिलेशन सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया माइकोराइजा। अब माइकोराइजा यदि नॉर्मली क्वेश्चन पूछते कि किस सूक्ष्म जीव समूह की विशेषता है, तो माइकोराइजा किसकी है, कवक जगत की है। क्वेश्चन खूब पुटअप हो रहे हैं, लेकिन माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लेकिन माइकोराइजा किन किन के बीच का अपन यदि दैनिक जीवन में बात करें तो माइकोराइजा जो रिलेशन है वो कवक जाल प्लस उच्चवर्गीय जो पादप हैं, कौन से पादप हैं, उच्चवर्गीय जो पादप हैं उनमें मुख्य रूप से क्या होता है, एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। कौन सा संबंध है, सहजीवी संबंध है। काफी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखना। यानी एग्जाम में क्वेश्चंस आए आपके माइकोराइजा, तो माइकोराइजा किस प्रकार का संबंध है, सहजीवी संबंध है। किन किन के बीच का सहजीवी संबंध है, कवकों, क्योंकि कवक जाल क्या है, कवकों की तंतुमय संरचना है, और उच्चवर्गीय पादपों का। अब मुख्य रूप से जो टेरिडोफाइट्स हैं, आप ध्यान से सुनना, मुख्य रूप से जो टेरिडोफाइट्स हैं और एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उनकी एक विशेषता है। इनमें एक एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कवक जाल और जो पाइनस है, चीड़, इसके बीच का ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे बेस्ट यदि आपको कहीं कवकों और पादपों का सहजीवी संबंध का अध्ययन करना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कवक जाल और पाइनस पादप का, यानी चीड़ पादप का। इसके अदरवाइज अपन को एक पादप का और ध्यान में रखना, अखरोट। अखरोट जो पादप है उसका भी क्या होता है, कवक उच्चवर्गीय पादप है जो अखरोट, उसका कवक जाल के साथ क्या पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, माइकोराइजा बोल देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। आगे अपन बात करते हैं इनके कवकों के प्रकारों की। मुख्य रूप से क्या है, कवक खाद्य पदार्थ, सड़े गले पदार्थों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो उसी सड़े गले खाद्य पदार्थ के निर्भर के आधार पर अपन कवकों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, 3 भागों में करते हैं। एक तो वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मर्तोपजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे, मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, अस्टिलेगो। कौन सा ध्यान में रखना है, अस्टिलेगो। दूसरे परजीवी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इनमें अपन को ध्यान में रखना है, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, ये क्या है, परजीवी है। और सहजीवी की जब बात आती है तो सहजीवी में आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे लाइकेन है, लाइकेन को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, सेवाक बोलते हैं। तो सेवाक किस किस के बीच का सह संबंध हुआ, देखो इस शब्द को अपन को तोड़ना है। यहाँ 2 वर्ड दिए हुए, सेवा, तो एक सेवा तो किसका, एक तो अपन क्या है, सेवाल, और इसका मतलब क्या हुआ, कवक। तो सेवाल का तो सेवा और कवक का कै, तो ये क्या बन गया,
शैवाल। यानी ये भी शैवाल और इनके बीच का क्या है, ये सहजीवी संबंध मुख्य रूप से होता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये लाइकेन है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी क्या है, सहजीवी संबंध है, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं। जैसे चीड़ है प्लस कवकजाल है, इसी प्रकार से अखरोट है और कवकजाल है। तो ये जो रिलेशन हुआ वो किस प्रकार का हो गया, सहजीवी रिलेशन हो गया। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए आगे अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन से मैं यहाँ आपको वो नोट कर रहा हूँ कि संचित जो भोज्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है। आप ध्यान में रखना विशेष रूप से, संचित भोज्य पदार्थ। तो कवकों का जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो होता है मुख्य रूप से वसा, और वसा के साथ क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। यानी वसा और ग्लाइकोजन। जैसे अपन अपने शरीर की भी बात करें तो अपने शरीर में संचित जो खाद्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो इसमें संचित भोज्य पदार्थ वसा है, तेल है, ग्लाइकोजन है। ये मुख्य रूप से क्या है, संचित भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनन की। किसकी बात करेंगे, जनन की। तो जनन की जहां तक अपन बात करते हैं तो कायिक जनन भी होता है। जनन कौन सा होता है, इसमें कायिक भी होता है। जनन की अपन बात करें तो अलैंगिक जनन भी होता है, और जनन की यदि अपन बात करें तो लैंगिक जनन भी इसके अंतर्गत होता है। कायिक जनन की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से इसे खंडी बाहुन विधि है, इसी के साथ मुकुलन है। इसके द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो कायिक जनन की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें मुकुलन विधि के द्वारा है, मुख्य रूप से आपको मिल जाएगा। लेकिन जब अपन अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो एक तो चल युग्मक, ध्यान रखना, चल युग्मक और अचल युग्मक, और एक स्ट्रक्चर होती है इसमें कोनिडिया। कौन सी संरचना होती है, मुख्य रूप से कोनिडिया संरचना होती है, जो एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होती है जनन की विधि। लैंगिक जनन की बात करते तो आप ध्यान रखना समयुग्मकी, यानी जिसमें दोनों युग्मक क्या हो, बिल्कुल गेमिट क्या हो, समान हो। और इसके अदरवाइज कौन सी होगी, एक असमयुग्मकी होगी। तो समयुग्मकी असमयुग्मकी विधि के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, और कायिक जनन में खंडी बाहुन मुकुलन विधि, और अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो चल युग्मक है, अचल युग्मक है। यहां ध्यान देना आप थोड़ा सा, यहाँ एक इसमें विशिष्ट एस्क बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, एस्क बीजाणु होते हैं। एस्क बीजाणु क्या होता है, बीजाणु की एक धानी होती है जिसमें जो गेमिट है, जो ये बीजाणु हैं युग्मकों के, वो क्या रहते हैं, उसमें स्टोर रहते हैं। तो मुख्य रूप से इस हिसाब से अपन को इसके कवक के बारे में बेसिक जो बातें थी उनके बारे में अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कवकों की जो लाभदायक और हानिकारक जो प्रोसेस है उनकी जब अपन बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा। अब देखिए सबसे पहले कवकों की अपन जब बात करते हैं तो लाभदायक जो बिंदु हैं कवकों के, उनकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से लाभदायक फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लाभदायक महत्व की। कौन सा महत्व है, लाभदायक। तो देखिए लाभदायक महत्व की जब अपन बात करते हैं कवकों की, तो लाभदायक महत्व के अंतर्गत अपन को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मेनली कुछ कवक है, जैसे अपन औषधीय क्षेत्र की सबसे पहले बात करते हैं। कौन सी की बात करते हैं, औषधीय की। लाभदायक में अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, औषधीय क्षेत्र या औषधीय महत्व क्या है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, एक औषधि है, एंटीबायोटिक है, और
एंटीबायोटिक अपन बात करते तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सबसे पहले प्राप्त की गई एंटीबायोटिक है। लगभग द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? इसका स्रोत है, कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसको खोजकर्ता प्राप्त करता साइंटिस्ट कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, रिट में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है, वैसे मैं ये टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा कौन से एग्जाम में इस सूक्ष्म जीव से रिलेटेड जो टॉपिक रिट में आए उनके बारे में। कि एक तो यह आया हुआ था कि एंटीबायोटिक, क्योंकि ये क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, या एंटीबायोटिक अपन जनक के रूप में माने तो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। एक क्वेश्चन था पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो किस स्रोत से प्राप्त होती है, तो अपन को ध्यान में रखना था पेनिसिलियम नोटेटम। तो औषधि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो महत्व, औषधीय महत्व है जो इसका, वो अपन को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। और एक अपन बात करते हैं औषधीय ट्राइकोथिसिन, जो ट्राइकोथिसिन एंटीबायोटिक है, और ये भी किससे प्राप्त होती है? कवक से होती है, ट्राइकोथिसियम रोजियस। तो ट्राइकोथिसियम रोजियस नामक जो कवक है उससे कौन सी औषधि प्राप्त होती है अपन को? कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है? ट्राइकोथिसिन प्राप्त होती है। अब इसी के तहत अपन बात करते हैं कि एक ये औषधि के रूप में बात कर रहा हूं मैं, औषधि क्षेत्र में एक और बात बता रहा हूं आपको कि आप इसको नोटेट कर लें। यहां मैं लिख रहा हूं, एक कवक है ट्राइकोडर्मा मोनिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा मोनिस्पोरम। काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहां ध्यान देना कि दो इसके जो मेनली स्टेन है, मोनी और पोली। और मेनली अपने जो सिलेबस की मैं बात बता दूं आपको, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपन पोली की बात करें तो एक ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम जो कवक है, इससे एक रासायनिक पदार्थ क्या किया गया? पृथक किया गया। किससे रासायनिक पदार्थ पृथक किया गया? ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से। और इससे जो पदार्थ पृथक किया वो था साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा पदार्थ पृथक किया गया? साइक्लोस्पोरिन ए। अब यहां इसका फंक्शन सुनना। साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन यह है कि यह क्या करता है, जब अंग प्रत्यारोपण होता है, अंग प्रत्यारोपण अपन नहीं करते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट करना है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करना मेनली, तो जब अंग प्रत्यारोपण होता है तो आपने सुना होगा कि उसकी किडनी उसमें ट्रांसप्लांट करने के बाद भी क्या नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब अपन अंग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या शरीर में पैदा हो जाते हैं? एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा हो जाते हैं? एंटीबॉडी। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एंटीबॉडी दवा है। कौन सी है? एंटीबॉडी दवा के रूप में जानी जाती है। क्यों कहते हैं अपन इसको एंटीबॉडी दवा के रूप में? क्योंकि मुख्य रूप से जो ये क्या करती है, जो अंग प्रत्यारोपण के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी शरीर में विकसित होते हैं उनको विकसित होने से क्या करती है? रोकती है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि साइक्लोस्पोरिन ए है वो ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम नामक कवक से क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं। एक सबसे इंपोर्टेंट कवक है, रासायनिक की बात कर रहे हैं अपन मुख्य रूप से। औषधि के तीनों मैंने आपको बता दिए। अब रासायनिक पदार्थों की बात करते हैं। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, एक होता है
एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर भी होता है, एस्परजिलस नाइजर भी होता है। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको ध्यान में नहीं रखना है कि आप ये क्या है। एस्परजिलस नाइगर है, उससे प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसका उपयोग जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां होती हैं, कॉस्मेटिक जो सामग्रियां होती हैं, जो क्रीम वगैरह होती हैं, उनके निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। अब इसी के द्वारा एस्परजिलस नाइजर के द्वारा एक अन्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ध्यान से सुनना, काफी ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं पेक्टिनेज। कौन सा पदार्थ होता है? मुख्य रूप से पेक्टिनेज होता है। यानी प्रथम जो इससे पदार्थ प्राप्त किया जाता है वो कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और दूसरा इससे कौन सा होता है? मुख्य रूप से पेक्टिनेज होता है। अब जो ये पेक्टिनेज होता है, ये क्या करता है? आपने देखा होगा कि जो फलों के जूस हैं, फलों के जूस को पारदर्शी बनाने के लिए, आपने देखा होगा जो माजा वगैरह आते हैं, जो स्लाइस वगैरह आते हैं, जो बोतलों में पैक होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देते हैं। तो उन फलों के जूस को पारदर्शी बनाने में पेक्टिनेज की भूमिका है। साथ ही पेक्टिनेज क्या करता है? इसी के अलावा जो जूस होते हैं उनका जो कड़वापन है, उस कड़वापन को भी ये क्या करता है? दूर करता है। कौन? पेक्टिनेज। और एस्परजिलस नाइजर से एक वसा वाला पाचक एंजाइम है लाइपेज, उस लाइपेज की भी क्या होती है? प्राप्ति होती। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आना है? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि सिट्रिक अम्ल का स्रोत है, तो सिट्रिक अम्ल का स्रोत कौन है? एस्परजिलस नाइजर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेक्टिनेज का स्रोत है एस्परजिलस नाइजर, लाइपेज का स्रोत है एस्परजिलस नाइजर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फल, जो डिब्बेबंद जो फल हैं, उनको पारदर्शी बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और किससे प्राप्त होता है? तो पेक्टिनेज का होता है। और एस्परजिलस नाइजर से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। आप इसको नोट कर लें। अब देखिए आगे के ठीक इसी प्रकार अपन बात करते हैं एस्परजिलस जो ओराइजी है। तो एस्परजिलस ओराइजी यहां मैं नोट कर रहा हूं कि एक और लेने में एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी जो कवक है, इससे मुख्य रूप से जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम जिसको अपन बोल देते हैं मुख्य रूप से स्टार्च का पाचक एंजाइम है, उसकी प्राप्ति होती है। इसी के साथ जो एस्परजिलस है वो बर्तन धोने वाले, बर्तन व कपड़े धोने वाले, कपड़े धोने वाले साबुन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका से जो कंटेंट प्राप्त होता है एस्परजिलस ओराइजी है। अब ध्यान देना, मैं यहां एक चीज और नोट कर रहा हूं, ये जो एस्परजिलस ओराइजी है, एस्परजिलस ओराइजी और एस्परजिलस नाइजर, काफी इंपॉर्टेंट बात है। एस्परजिलस ओराइजी प्लस एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो तीनों कवक हैं, इनसे एक लिक्विड के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी का लिक्विड बनाया जाता है, जो क्या होता है अपने शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन डी की पूर्ति करता है। तो उसके स्रोत कौन है? एस्परजिलस ओराइजी है, एस्परजिलस नाइजर है और पेनिसिलियम नोटेटम है। ये मुख्य रूप से यदि अपन बात करें, अब इसी प्रकार से अपन खाद्य पदार्थ के रूप में भी बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि कुछ हानिकारक, लाभदायक अपन ने बात हो गई थी, लाभदायक में आपसे और भी पूछ सकता है। तो जो गुज्जी होते हैं, जैसे मशरूम होता है जिसको अपन बोल देते हैं सांप की छतरी, तो वो भी क्या होती है? खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है। 40 से 50% उसमें प्रोटीन कम पाई जाती है, उसका कंटेंट होता है इतना, तो अपने शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। अब अपन बात करते हैं हानिकारक महत्व की।
तो इतना आप नोट कर लेना। बात अपना होगा कौन से महत्व की करेंगे, अब अपन हानिकारक महत्व की करेंगे। हानिकारक महत्व, हानिकारक महत्व की अपन बात करते हैं तो पादपों में मुख्य रूप से आप ध्यान देना अनेक रोग होते हैं मुख्य रूप से, जो मैं यहाँ नोट कर रहा हूं। उन रोगों का कारण होता है वो क्या होता है, कवक ही होता है। जैसे बाजरा होता है, बाजरे का हरित वाली रोग, ठीक इसी प्रकार बाजरे का अर्गट रोग, गेहूं का काला कीट रोग, सरसों का श्वेत धब्बा रोग। ये जो रोग है मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि ये रोग है, इनका कारण भी क्या होता है, वायरस होता है। जैसे बाजरे का हरित वाली रोग होता है, दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, अपनी भाषा में अपन इसको बोलते हैं जोग्या रोग। कौन सा रोग बोल देते हैं, जोग्या रोग अपन बोल देते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का मैं आपको बता दूं, इस जोग्या रोग के अदरवाइज अपन बाबा रोग भी बोल देते हैं इसको, कोर्डिया रोग भी बोल देते हैं, बाबा रोग या कोर्डिया रोग। तो वो किसे कहते हैं, बाजरे का हरित वाली रोग कहते हैं। आपने देखा होगा बाजरा होता है, बारिश के मौसम में बाजरे के जो फल होते हैं इसको अपन शिट्टा बोलते हैं, उस शिट्टे के दानों के पास छोटे छोटे क्या निकल के आते हैं, हरी हरी कलियां निकल के आ जाती हैं, पत्तियां निकल के आ जाती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, बाजरे का हरित वाली रोग। और इसके लिए जो मुख्य रूप से कवक उत्तरदायी होता है, और वो कवक कौन सा होता है, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। ये मुख्य रूप से कवक है जो उत्तरदायी किसके लिए, जोग्या रोग के लिए, बाबा रोग के लिए, कोर्डिया रोग के लिए, हरित वाली रोग के लिए। और एक बाजरे का अर्गट रोग, जिसको अपन कहते हैं ना कि बाजरे में गोंद लग गया, अरे गोंद लग गया, ये बात बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए भी उत्तरदायी कौन है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। काला कीट रोग, आपने देखा होगा गेहूं के जो फल होते हैं जिनको अपन दंगी बोलते हैं, उनमें क्या हो जाता है, जो उनके बीज होते हैं वहां पे काले काले रंग का क्या बनता है, चूर्ण बन जाता है, तो वो काला कीट रोग है। इसके लिए जो उत्तरदायी है वो जो कवक है वो पक्षिनिया कवक है। कौन सा है, पक्षिनिया ग्रेमिनाई। ये जो कवक है मुख्य रूप से आप ध्यान में रखना, ये किसके लिए, गेहूं के काले कीट के रोग के लिए, और सरसों के सफेद कीट के रोग के लिए एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा जो कवक है वो किसके लिए उत्तरदायी है, मुख्य रूप से पादपों में, इसमें सरसों के श्वेत धब्बा रोग के लिए उत्तरदायी है। तो पादपों में मुख्य रूप से ये जो पादपों के रोग हैं जो कवकों के द्वारा मुख्य रूप से संपन्न होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ये मुख्य रूप से कुछ बातें बता चुका हूँ। अब देखिए कुछ अपन हानियां पढ़ते हैं जिसमें मनुष्य के लिए भी अपन बात करते हैं, तो उसके लिए अपन बात करते हैं। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, हानिकारक महत्व की अपन बात करते हैं जब, तो मानव के लिए करते हैं। तो हानिकारक महत्व की जब अपन बात करेंगे तो मनुष्य की बात करते हैं। जैसे कौन को मनुष्य में कुछ रोग है और वो रोग कवकों के द्वारा होते हैं। हानिकारक प्रभाव मनुष्य, एक रोग का आपने नाम सुना होगा जिसको आप बोलते हो दांत, यानी रिंगवर्म। आपने देखा होगा जहीं पर अपने त्वचा के ऊपर मुख्य रूप से लाल लाल सा चकत्ता उभरता है, उसके चारों ओर क्या आती है, फिर खुजली आती है। तो ये जो दांत रोग है इसके लिए ट्राइकोफाइटोन कवक क्या होता है, मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। कौन सा कवक होता है, ट्राइकोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन जो कवक है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी है किसके लिए, दांत रोग के लिए। अब देखिए एक आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से अपने त्वचा पे खुजली आती है, खुजली बोल दें, चाहे खाज बोल दें,
चाहे इसके बीज बोल दें।